हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिज़िक्स क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.3। तो आइए, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। चेक दैट द रेशो, एक रेशो आपको गिवन है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्या गिवन है, के यानी कि आपका कूलम्ब कांस्टेंट, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड में जी जो कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में हम ये पढ़ के आ चुके हैं। एम ई रिप्रेजेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एम पी रिप्रेजेंट द मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, इनका रेशियो इज डायमेंशनलेस, एक डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। नाउ लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन कि ये वाला रेशियो एक डायमेंशनलेस रेशियो है, आपको ये प्रूफ करना है। दूसरी चीज़, इस रेशियो का वैल्यू क्या है वो आपको बताना है, और इस रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में पूछे गए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रूफ करके कि ये एक डायमेंशनलेस रेशियो है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। जब भी डायमेंशंस की बात आती है बेटा, तो डायमेंशंस में आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, इनकी यूनिट्स लिखना शुरू करते हैं। तो मैं भी वही करता हूँ। देखिए, मैंने इनकी यूनिट्स और इनकी वैल्यूज़ ये आपको याद होनी चाहिए बेटा। कांस्टेंट की वैल्यूज़ है, ठीक है। के वाला, के का वैल्यू जो कूलम्ब कांस्टेंट है वो हमने क्लास 12th में पढ़ा है, जी 11th में हम पढ़ रहे हैं। देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यूनिट लिखना शुरू करता हूँ। के का यूनिट क्या है, देखिए बेटा, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, ई स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूंगा कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, जी का देखिए, जी का क्या यूनिट होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। क्लियर है, इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, के जी में। ठीक, और मास ऑफ प्रोटॉन भी के जी में है, यानी यहाँ पर भी के जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैंसिल आउट कीजिए। के जी स्क्वायर से के जी स्क्वायर कैंसिल आउट, कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल आउट, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट। कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बच रहा। यानी कि ये क्या है, एक डायमेंशनलेस रेशो है आपके पास। तो ये चीज़ आपने प्रूफ कर दी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह से करके बताना होगा। आपने क्या किए, सबके फॉर्मूलाज जो थे, फॉर्मूलाज इन द सेंस जिनकी जो यूनिट्स थी, आपने यूनिट्स यहाँ पर लिख ली और उन यूनिट्स को आपने देख लिया कि देखो यहाँ सॉल्व करके बता दिया कि ये भाई एक डायमेंशनलेस रेशो है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है, सेकंड क्वेश्चन में वो हमसे पूछता है कि इस रेशो का वैल्यू ऑफ दिस रेशो, इस रेशो की वैल्यू भी आप फाइंड आउट करो। तो ठीक है, हमारे पास इनकी वैल्यूज़ भी हैं, हम इन वैल्यूज़ को इसमें रेशो में पुट डाउन करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सेक्शन होने वाला है, तो मेरे को जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो बेटा ये मैं सेक्शन हटा देता हूँ। आई होप आपको ये वाला फर्स्ट इसका सेक्शन समझ आ गया होगा। ठीक है, सेकंड सेक्शन पे अपन चलते हैं। सेकंड सेक्शन दैट मीन्स अब आपको क्या करना है, के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना रखते हैं। के का वैल्यू रखिए आप कितना, 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, तो यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करेंगे हम। ठीक है, जी का वैल्यू रख दीजिए 6.67 × 10⁻, कितना होगा, -11, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए 9 × 10⁻9, 1.6 का स्क्वायर यानी कि 2.56, सो 9 × 2.56 मल्टीप्लाइड बाय 19 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -38, और -38 और +9, तो आपके पास यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या आने वाली होगी, 10⁻29। ठीक है, ओके बेटा, आगे चलते हैं। 6.67, पहले जो वैल्यूज़ मुझे कैलकुलेट करनी होगी उनको मैं लिख लेता हूँ वन साइड में।
ठीक है, जैसे 1.67, और जिनके ऊपर पावर मेरे को सॉल्व करनी है मैं उनको लिख लेता हूँ एक साइड में। तो देखिए -11, -31 और -27, तीनों को ऐड ऑन करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 10⁻⁻69। ठीक है, आगे चलिए इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। 9 इंटू 2.56 आपके पास आएगा ये 23.04 समथिंग। ठीक, और यहाँ पर 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, ये आपके पास आएगा 101.36। ठीक है, ऊपर आपके पास क्या है, 10⁻⁻29, -69 को ऊपर भेजूंगा तो ये 10⁻69 हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आना होगा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.23 इंटू 10⁻40। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 2.3 इंटू 10⁻39। ठीक है, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो किसी तरह की कोई यूनिट आएगी नहीं। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, ये आपका सेकंड सेक्शन का भी आंसर हो गया। तो ये रेशो है इन दोनों का। ठीक, अब ये रेशो क्योंकि हमारे काम आने वाला है तो इस रेशो को मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर कि इसका रेशो क्या है, कितना आया अपने पास, 2.3 इंटू 10⁻39। ओके, चलिए अब इसमें लास्ट और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है वो, कि इस रेशो का सिग्निफिकेंस क्या है, इस रेशो का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये मतलब करता हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस रेशो का सिग्निफिकेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, थर्ड सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रेशो है, ठीक है, अगर इसके मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करूँ, r² का डिवाइड कर दूँ। ठीक है, इसके न्यूमरेटर और किस में, डिनोमिनेटर में r² का डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखिएगा, ke² अपॉन r² डिवाइडेड GMEMP अपॉन r²। ये कुछ जानी पहचानी चीज़ आपको लगी। ठीक है, अभी आपने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि K Q1 Q2 अपॉन r², इस तरह से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि Q1 Q2 का चार्ज बराबर है तो आपने इसको लिखा होगा KQ² अपॉन r²। अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो Q1 चार्ज है असल में वो है इलेक्ट्रॉन और जो Q2 चार्ज है वो है आपका प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो इक्वल होता है, इक्वल्स टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो ke² अपॉन r² में इसको लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इनका जो रिपल्शन फोर्स होगा उस चीज़ को रिपेल कर रही है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ क्लियर है कि ऊपर वाला जो है आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, और सिमिलर देखिए यहाँ पर आपका एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक मास ऑफ प्रोटॉन है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन एक दूसरे से, ये चीज़ मैंने समझाने के लिए दी थी बेटा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर है, ये एक मास ये रहा, एक मास ये रहा। तो अब ये चीज़ आपको किसको बनाती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट करती होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Fg, यानी कि ये चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये रेशियो बताती है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो कि r डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, जो कि r डिस्टेंस पे दूर है। आई बात समझ में। चलिए अब मैं आपको क्या बताने वाला था, जो आपने इसका रेशो निकाला था। ठीक है, क्योंकि रेशो में आपको पता है r² से r² कैंसिल आउट हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो रेशो है ये भी इसका यही आना होगा, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में वो कितना होगा, वो बेसिकली होगा 2.3 इंटू 10⁻39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स act between electron and proton, that is r distance
अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो ये सिग्निफिकेंस है बेटा इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखें थोड़ा सा। आपका ये वाला जो न्यूमेरिकल था, ये वाला न्यूमेरिकल आपका कैलकुलेटिव बेस्ड था, कैलकुलेशन काफ़ी थी इसमें, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें और आपसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी वे में हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।